डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा में सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट ध्वनिमत से किया पास। सदन में चर्चा के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के जंगल राज पर साधा निशाना। कहा, लालू जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं सीएम नहीं होता। तेजस्वी का तंज, बिहार में इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन स्टेट हैंगर का सीएम हेमंत सोरेन ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी। विकास कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। फर्जीवाड़ा मामले में अशोक खैरात कनेक्शन आया सामने। उरण में फरार पत्नी के नाम पर 48 लाख की जमीन सौदा। राजस्व और पंजीयन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार से जुड़ी खबरों की। सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट ध्वनिमत से पास कर लिया है। स्पीकर प्रेम कुमार ने नई सरकार को बधाई दी है। इससे पहले बहुमत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ, अगर लालू का मुझ पर अत्याचार नहीं होता तो आज मैं सीएम नहीं होता। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सम्राट चौधरी बिहार का सीएम हो, इससे इनकार नहीं करता हूं। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने किसानों, महिलाओं की चिंता की और सबसे अधिक सुशासन स्थापित करने का काम किया गया। हमारे नेता नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बने। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोगों ने सीएम को हटाकर कुर्सी हासिल की है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड सीएम कहा। उन्होंने कहा, भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। चुनाव में इन लोगों ने नारा लगाया था 2025 से 30 फिर से नीतीश। इन लोगों ने नीतीश कुमार को 25 से 30 में खत्म कर दिया। 2005 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सदन में ही नहीं दिखे। 2005 के बाद से दोनों लगातार हर सत्र में मौजूद रहे। नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है, यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक नीरज सहाय ने कटिहार रेल मंडल अंतर्गत कटिहार जोगबनी रेलखंड का निरीक्षण किया, जिस दौरान पीसीसीएम श्री सहाय ने रानीपत्रा, जलालगढ़ एवं बथनाहा स्टेशनों का व्यापक निरीक्षण कर रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और यात्रियों की सुविधा का जायजा लिया। अपने निरीक्षण के दौरान पीसीसीएम सहाय ने संबंधित स्टेशनों के गुड्स शेड एवं सर्कुलेटिंग एरिया का बारीकी से अवलोकन किया। इस क्रम में स्टेशन परिसर में उपलब्ध बुनियादी ढांचे, यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन आकलन किया गया।
पीसीसीएम सहाय ने वाणिज्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा रेल राजस्व के इजाफा को लेकर माल ढुलाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, तेज एवं प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने गुड्स हैंडलिंग सिस्टम को व्यवस्थित एवं सुचारू बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। मंदार पर्वत तराई अवस्थी पापहरणी सरोवर कायाकल्प को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सरोवर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र मंदार पर्वत पर स्थित पापहरणी सरोवर अब बदले हुए रूप में नजर आएगा। लक्ष्मी नारायण धार्मिक न्यास समिति की बैठक में सरोवर के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए गए। धार्मिक न्यास समिति की बैठक बांका एसडीएम समिति न्यास समिति अध्यक्ष राजकुमार की अध्यक्षता में हुई, जहां 2.9 करोड़ की लागत से लघु सिंचाई विभाग द्वारा चलाया जा रहा है उसके कार्यों की समीक्षा की गई। बैरिकेडिंग कार्य में देरी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। संबंधित एसडीओ को फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 31 मई तक हर हाल में लोहे की जंजीर से बैरिकेडिंग पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। एसडीएम ने साफ निर्देश देते हुए कहा है कि पापहरणी सरोवर में सुरक्षा इंतजाम मजबूत करना होगा, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने पिछले प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए आगामी अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक पदाधिकारी ने बताया कि बांका जिले का प्रदर्शन लोक अदालत के क्षेत्र में काफी सराहनीय रहा है। उन्होंने गर्व के साथ साझा किया कि पिछले लोक अदालत के आंकड़ों के अनुसार पूरे बिहार में बांका तीसरे स्थान पर रहा है। मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी बांका के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने छोटे मोटे और सुलझनीय विवादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के मामले शामिल हैं, जैसे कि ऋण संबंधी विवाद, बिल और अन्य शिकायतें, मजदूरों और नियोक्ता के बीच के मसले, विभाग से जुड़े लंबित मामले, ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान और नापतोल विभाग के चालान। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यद्यपि विभाग द्वारा पक्षकारों को समन और नोटिस भेजा जा रहे हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं मिला है तो वो भी सीधे डीएलएसए सचिव, संबंधित न्यायालय के अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में लगवा सकता है। पिछली बार जो हमारे आंकड़े रहे बहुत अच्छे रहे। जब भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और पटना हाईकोर्ट के आए थे, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि पूरे बिहार में हमारे बांका का तीसरा नंबर रहा, हाईएस्ट स्कोर रहा। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो इसलिए भी अब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया कि जो हमने स्थान बनाया है उसको मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो लोक अदालत का। लोगों के जो भी छोटे मोटे सुलझनीय बात है, या कोई बैंक का मसला है, या कोई बिजली का मसला है, या कोई लेबर डिपार्टमेंट का मसला है, माइनिंग का मसला है, उसको आए और आकर के निपटाएं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, किसी का ट्रैफिक का चालान भी है। अगली खबर, बिहार के बगहा से पुलिस ने आधार कार्ड के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने और जारी करने के साथ साथ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने वाले 2 कीमती सामानों को पुलिस ने गोदाम के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि बगहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोवर्धना थाना क्षेत्र के तरकुलवा गांव में कुछ लोग बिना किसी अधिकार के अवैध सेंटर चला रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों से बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये बुनियादी ढांचों के आधार पर आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। इनके विरुद्ध साइबर थाना बगहा में केस दर्ज है। नौरंगिया थाना क्षेत्र से एक हत्या का केस प्रतिवेदित हुआ था। सूचना यह मिली थी कि सिरिसिया क्षेत्र में, जो कि नौरंगिया थाना क्षेत्र में के अंतर्गत आता है, वहां पर एक सिर कटी लाश मिली है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष साथ मैं भी घटनास्थल का मैंने भी भ्रमण किया था। घटनास्थल पर
जो एक सिर कटा लाश पाया गया और थोड़ी ही दूर पर एक जगह जो कि उसे खोदा गया था और मक्खियां आसपास भनभना रही थी। शंका यही हुई कि इसी जगह पर सिर का शेष भाग जो है शरीर का वो दफनाया गया है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को नई सुविधाओं से लैस करने की दिशा में और साथ ही इसके सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टेट हैंगर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इसी क्रम में कल शाम एयरपोर्ट पहुंचकर निर्माणाधीन कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए स्टेट हैंगर और उससे जुड़े आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले पर ठोस कार्रवाई अमल की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसे लेकर हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए राज्य के विकास में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक संदेश पोस्ट भी जारी किया है। तो वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेएससी के सफल विद्यार्थियों एवं छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भी एक पोस्ट मुख्यमंत्री ने साझा की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला किया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। तो वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में इलेक्टोरल रोल को स्थगित कर चुनाव कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर करीब 14.5 लाख मतदाताओं को न्यायाधिकरण के समक्ष लटकाकर संदेश दिया गया है कि तुम इस बार वोट नहीं दोगे, अगले बार दे देना। ये लोकतंत्र की हत्या है। पहचान हो रही है। ये 12.5 लाख काट के भी पेट नहीं भरा है भाजपा का, और 20 लाख को काटना है। तो काटना कैसे है? तो एसआईआर करना है। और एसआईआर करना है यदि 20 लाख काटने के बाद भी यदि लगेगा हमको कि चुनाव भाजपा नहीं जीतेगी, तो फिर हम आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल देंगे। रांची में जमीन कारोबारी और पूर्व पार्षद के करीबियों से जुड़े हत्या मामले में रांची पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अपराध की गलियों में हड़कंप मचा दिया है। बुधवार की सुबह पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित कांके डैम के समीप पुलिस और कुख्यात शूटर सत्यम पाठक के बीच सीधी मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी सत्यम पाठक के दोनों पैर पर गोली लग गई है, जिसे तुरंत रिम्स में भर्ती कराया गया है। वहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। इस क्रम में सिटी एसपी पारस राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को पंडरा के ओटीसी मैदान के पास जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खौफनाक वारदात को लेकर एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सत्यम पाठक की पहचान की थी। देखिए 21 अप्रैल कल मॉर्निंग अराउंड 8:30 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मेन रातू रोड पर भार्गव सिंह है, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, उनकी पीठ पर गोली मारकर एक व्यक्ति भाग गया है। उसके बाद तुरंत पीसीआर और माइक तथा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवीज का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो विक्टिम थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जब उनको सिटी हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो वहाँ उनके द्वारा, जब वो होश में थे, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति हैं विजय हेनरी टेटे, उनके द्वारा उनको गोली मार दी गई है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर है और ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रहे मतदान के रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि इस बार भाजपा की जीत तय है और राज्य में बदलाव की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब सुशासन, सुरक्षा और रोजगार चाहती है, जिसके लिए भाजपा पहली पसंद बनकर उभर रही है। साव ने विश्वास जताया कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा और राज्य को एक स्थिर और विकासशील सरकार मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज की उपेक्षा की है और अब सत्ता से बाहर होने के बाद सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए ओबीसी की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र कई बार सामने आ चुका है और देश प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अब इसे भली भांति समझ चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जारी आदेश और उसके बाद हुए बदलाव पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों के किसी भी राजनीतिक दल या संगठन में भाग लेने पर रोक लगाई थी, लेकिन उनका आरोप है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही 22 तारीख को इस आदेश को वापस ले लिया गया, जिससे सरकार की मंशा और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में घर में घुसकर हुई गोलीबारी की घटना ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इस घटना को राज्य की कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी होना ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अगली खबर, कांग्रेस के हालिया बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतोष पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से ऐसी राजनीति करती आई है जिसे वे राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के कई बयान और गतिविधियां देश के हितों में विपरीत साबित होती हैं। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। भाजपा सांसद ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को भी घोर निंदनीय बताया और कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह अशोभनीय है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। विदिशा में युवा कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर चलाया जा रहा किसान न्याय सत्याग्रह आज अपने 10वें दिन भी पूरे जोश के साथ जारी रहा। सत्याग्रह के 10वें दिन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश गंगोरिया, प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कड़वे विशेष रूप से शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। प्रदेश अध्यक्ष यश गंगोरिया ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस किसानों की लड़ाई को तब तक जारी रखेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। कपूरथला के गांव औजला रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक गैस एजेंसी के बाहर बैठे युवक को अज्ञात कार सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया और बाद में उसकी बेरहमी से पिटाई कर गांव दयालपुर के नजदीक उसे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं मृतक के शव को भी कब्जे में ले लिया गया है। कपूरथला पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले दीपक को औजला रोड पर स्थित एक गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर से कुछ कार सवारों ने ले गए और उसे पीटकर बाहर फेंक दिया। सुल्तानपुर लोधी में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े स्विफ्ट कार पर हमला कर दहशत का माहौल बना दिया। जानकारी के मुताबिक 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गांव से शहर आ रहे कार सवार को निशाना बनाया। पहले ईंट फेंककर आगे की खिड़की पर हमला किया, फिर पीछे की खिड़की और दरवाजे के शीशे भी जंजीरों से तोड़ दिए।
ड्राइवर का कहना है कि ये लूट की कोशिश थी, लेकिन वो बच निकला और बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना ने एक बार फिर इलाके में बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में डर पैदा कर दिया है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए मतदान प्रतिशत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो इस बात का संकेत है कि जनता ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। उनके अनुसार ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को दर्शाता है। बावनकुले ने यह भी दावा किया कि अधिक मतदान होना हिंदुत्व की एकता को दिखाता है और ये साफ संकेत है कि राज्य में परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। महाराष्ट्र में चर्चित फर्जीवाड़ा मामले के मुख्य आरोपी अशोक खरात से जुड़ा एक चौंकाने वाला जमीनी सौदा उरण तालुका में सामने आया है, जिससे राजस्व और पंजीयन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उरण तालुका के चाणजे गांव में जमीन कल्पना अशोक खरात के नाम रजिस्टर्ड बिक्री विलेख के जरिए ट्रांसफर की गई थी। इस जमीन की कीमत करीब 58,50,000 रुपये बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा लेन देन उस समय हुआ जब संबंधित महिला फरार बताई जा रही थी। इसके बाद महज 5 दिनों में तलाठी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात का मामला अब उरण में भी आ गया है। उरण में भी 20 गुंठा जो जगह है यहाँ पर उनकी वाइफ के नाम पे खरीदा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय किसान नेता है राजाराम पाटिल, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताएंगे, अशोक खरात मामले में अब उरण तक कनेक्शन आ चुका है। अशोक खरात के साथ में महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल है वो दिख रहा है लोगों को, और ये छोटा मोटा मामला नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र शासन के जो मंत्री लोग हैं उन्होंने किया है। इसके लिए ऐसा लगता है कि महसूल विभाग है, मतलब महाराष्ट्र का महसूल विभाग और उरण का जो महसूल है, अपना तहसीलदार, तलाठी, प्रांत, ये सब लोग इसमें शामिल है। इसके कारण इतना जल्दी ये व्यवहार हो गया और उरण का जो भाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये पहाड़ के पीछे तीसरी मुंबई बन रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ JNPT जैसा अंतर्राष्ट्रीय बंदर है। तो इस जमीन का जो भाव सिडको का सेलिंग रेट है 7 कोटी प्रति गुंठा से 10 कोटी तक गुंठा तक है। तो 140 करोड़ के आगे ये मामला जा रहा है। तो बहुत खतरनाक बात है ना। उधर अरेस्ट हो रहा है, तो अरेस्ट होने के बाद भी महसूल विभाग, सबको मालूम है 200 महिलाओं का शोषण ये खरात ने किया है, उसका वीडियो सब बच्चों के मोबाइल पे है। तो यहाँ के तहसीलदार को मालूम नहीं क्या, तो तहसीलदार ने कितना पैसा लिया है, ये इसको पहले सस्पेंड करना चाहिए, इनका इंक्वायरी होना चाहिए और पुलिस ने केस दर्ज करना चाहिए कि ऐसे कितने व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। और अभी महामुंबई का एक्विजिशन है, उसमें महसूल विभाग पूरा शामिल है, बहुत बड़े उद्योगपतियों के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ। हमारे महसूल मंत्री, उद्योग मंत्री और अपने नगर विकास मंत्री, इनकी भी इंक्वायरी बैठना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। किसान नेता जो राजाराम पाटिल है उन्होंने मांग की है, ईडी की मांग की है कि यहाँ पर उनकी इंक्वायरी पूरी तरह इस जगह की होनी चाहिए। मनोज भिंगारडे, APN न्यूज, उरण, महाराष्ट्र। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कल्याण के गांधारी रोड इलाके में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फर्नीचर की दुकान के अंदर लोगों ने एक बड़ा अजगर रेंगते हुए देखा। अचानक सामने आया इस विशाल अजगर को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत स्थानीय रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वॉर फाउंडेशन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। प्राणी मित्र प्रेम आहिर और तन्मय माने ने बिना समय गंवाए पूरी सावधानी के साथ दुकान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।